वैदिक कालीन इतिहास के क्रम में जो मुख्य बात है, जो हमें जानना समझना है, आप कह सकते हैं कुछ बातें हम दोहरा देते हैं, क्योंकि वही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो इसकी रूपरेखा है, उसे हमें जानना समझना ही चाहिए। मुख्य बात यही है कि हमारा इतिहास कितने समय का व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है। उससे पूर्व का आदिकाल, प्रागैतिहासिक काल, कोई भी नाम दे लें, मनुष्य रहे होंगे, सभ्यता भी कुछ रही होगी, कुछ लोग, कुछ घटनाएं भी हुई होंगी, उसका उतना व्यवस्थित जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। जहां से जितना है उतने की सही रूपरेखा हमें जानकारी में हो तो इतना आवश्यक है कि उसकी एक सामान्य रूपरेखा तो हम जाने। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे पास प्राचीनतम ये सप्तऋषि संवत जो वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक से आरंभ होता है। वैवस्वत मनु जो हमारे प्रथम राजा हैं, उससे पहले कोई राजा नहीं होता था। उस समय ऋषियों मनीषियों ने विचार विमर्श करके वैवस्वत मनु नाम के किसी व्यक्ति को राजा चुना, उसे एक दायित्व सौंपा या व्यवस्था का संचालन तुम करो। ये वर्णन मिलता है कि ऋषियों ने कहा, मनु तुम दंड धारण करो, हम तुम्हें राजा चुनते हैं। सब लोगों ने विचार किया और पाया कि इस व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता है। फिर उससे कहा कि मनु तुम दंड धारण करो, हम तुम्हें राजा चुनते हैं। सबने मिलकर एक राजा चुन लिया। ये वैदिक इतिहास पर चर्चा हम लोगों ने इस समय क्यों प्रारंभ की? 2 वर्षों से अधिक हो गया, हम लोग मंत्र चर्चा तो कर ही रहे थे, आगे भी करेंगे। सीताराम जी विशेष रूप से देख लेंगे। वो अथर्ववेद का एक सूक्त जिसका 7वां मंत्र हम लोगों ने कुंभ के संदर्भ में किया है, आपने कहा है कि वो पूरा सूक्त करना है, उसको रखिए, उसको करेंगे। और संभवतः कोई और एक सूक्त आपका था, तो इन दोनों को स्मृति में रखिए, उसको आरंभ करेंगे हम लोग, दोनों ही सूक्त कर लेंगे। तब तक हम प्रयास कर रहे हैं, आज हो जाए तो आज, नहीं तो कल तक इस इतिहास के प्रकरण को कह सकते हैं एक रूपरेखा निश्चित करके विराम दे सकते हैं। तो कह सकते हैं संसार में कहें या भारत में तो कह ही लें, वैवस्वत मनु को प्रथम राजा बनाया गया और उसी समय से क्योंकि ऋषियों ने उन्हें चुना था, इसलिए सप्तऋषि संवत का आरंभ किया गया। उसके इस वर्ष 8800 वर्ष पूरे हो रहे हैं या 88 शताब्दी पूरी हो रही है। ये बात जब जानकारी में आई, यूं कहें ध्यान में आई, किसी मित्र ने हमको इस बात पर ध्यान दिलाया कि इसी वर्ष वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक को 8800 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक पूर्ण संख्या है, 88 शताब्दी पूरी हो रही। 88 शताब्दियों का पूर्ण होना एक बड़ी घटना है। हम लोगों के समय में विश्व के प्राचीनतम संवत हमारे प्रथम राजा के राज्याभिषेक के 8800 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस समय इस संवत की, वैवस्वत मनु नाम के प्रथम राजा की, और कह सकते हैं कि इस माध्यम से इस प्राचीन वैदिक कालीन इतिहास की कुछ चर्चा हमें करनी ही चाहिए, उस विषय में कुछ जानकारी हमें लेनी ही चाहिए। तो आज के मुख्य बात ये समझें कि वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक की चर्चा हम लोगों ने की, मुख्य रूप से माने, इसे आधार स्तंभ प्रकाश स्तंभ समझें।
तो जो युगों की कल्पना है उसको भी यहां पर हम लोग समापन कर दें। जो लाखों करोड़ों वर्षों के युगों महायुगों की कल्पना है वो तो केवल लंबी लंबी खगोलीय काल गणनाओं के लिए है। सृष्टि के विकास, सूर्य पृथ्वी के जन्म और विकास को जानने समझने के लिए वो लंबी लंबी काल गणनाएं हैं। उसका मानव इतिहास से संबंध नहीं है। मानव इतिहास के संदर्भ में यदि युगों को कुछ उपयोगी माना जाए तो हमारे विचार से ये कहीं हमने पढ़ा है कि महाभारत का युद्ध और ये परीक्षित के राज्याभिषेक से कलयुग का आरंभ हुआ। कहा गया है 1200 वर्षों का कलयुग प्रारंभ हुआ। और इस समय मैं बहुत प्रामाणिक रूप से तो नहीं बता सकता, परंतु ये कहा गया है कि 1200 वर्षों का एक युग होता है। ये ऐतिहासिक संदर्भ में कहीं हमने पढ़ा जाना था। व्यवहारिक रूप से ये ठीक लग रहा है। वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक 3672 वर्ष हुए। ये सूचना हमने आपको आज दी थी समूह में। वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक को 8800 वर्ष हुए। उसमें से यदि परीक्षित के राज्याभिषेक का वर्ष घटा दें, परीक्षित के राज्याभिषेक से ये कल संवत कलयुग आरंभ हुआ है जो इस वर्ष 5126 है, तो 8800 से 5126 घटा दें तो 3674 वर्ष की संख्या हमें प्राप्त हुई। तो वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक या युधिष्ठिर का शासन काल समाप्त होने तक 3676 वर्ष गणना में आए। अब हमने कहा कि एक युग की अवधि लगभग 1200 वर्ष होती है। अब यदि केवल काल गणना के दृष्टि से कहें तो एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं तो होते हैं। 1000 वर्ष में एक सहस्राब्दी कही जाएगी तो बिल्कुल होगी। गणना की दृष्टि से तो संख्या वही होगी, परंतु ये थोड़ा इतिहास में एक व्यवहारिक मापदंड वाली बात है कि भाई यहां से एक कालखंड माना जाए। जैसे हम लोग आधुनिक दृष्टि से जब इतिहास देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान तक हम एक इतिहास का कालखंड मानते हैं, जिसे इस समय प्राचीन काल भी कहा जाता है। जब वो उस दृष्टि से तो प्राचीन नहीं है जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास का प्राचीन काल पृथ्वीराज चौहान तक माना जाता है। अब ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पृथ्वीराज चौहान का शासन काल आरंभयाम तो ठीक इतने वर्षों में होगा, युधिष्ठिर के पश्चात 4000, 5000, 3000 वर्षों के पश्चात होगा, तो ठीक तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक लगभग मान लिया जाता है। इतने के आसपास 1200 विक्रम के आसपास माना जा सकता है। तो देखिए, मैं सहज भाव से कह गया, संयोग से पृथ्वीराज चौहान का जो राज्यकाल समाप्त होता है वो 1200 विक्रम के आसपास होगा। इसमें विक्रम संवत चल रहा है, ये भी एक संयोग कह लीजिए, ये भी 1200 आ रहा है। इसके विस्तार में अभी हम नहीं जाएंगे, चूंकि अभी हम चर्चा प्राचीन की कर रहे हैं। तो वैवस्वत मन से युधिष्ठिर तक 1200 वर्षों के 3 युग बीत गए। वैवस्वत मन से हरिश्चंद्र तक 1200 वर्षों का एक युग। अब ये 1200 वर्ष लगभग मानिएगा, एक शताब्दी 150 वर्ष इधर उधर तो होंगे, तो कैसा तो नहीं वैवस्वत मन के राज्याभिषेक से और हरिश्चंद्र का राज्यकाल पूरा होने तक ठीक 1200 वर्ष होंगे, ये तो संभव नहीं है, ये तो सभी समझ सकते हैं। तो मोटा मोटा एक अनुमान करने के लिए बनाया गया कि भाई लगभग 1200 वर्ष पर हरिश्चंद्र का शासनकाल आरंभ हुआ या समाप्त हुआ, ऐसा मान लें। तो उसको एक मान लिया गया कि सतयुग का समापन हरिश्चंद्र से होता है। हरिश्चंद्र सतयुग के अंतिम राजा हुए, अर्थात एक कह सकते हैं एक प्रकाश स्तंभ, एक आधार स्तंभ यहाँ खड़ा कर दिया गया कि 1200 यहाँ हो गया।
उसके 1200 वर्ष पश्चात त्रेता युग समाप्त हुआ, राम का शासनकाल समाप्त हो गया। राम के बाद फिर 1200 वर्ष हुए तो युधिष्ठिर का शासनकाल हो गया। तो इस प्रकार से वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक 1200 वर्षों के 3 युग व्यतीत हुए, 3600 वर्ष हो गया। अब हमने जब वर्ष की गणना अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की तो कुल कितना समय निकला? 3674 वर्ष, 3674 वर्ष वैवस्वत मन से युधिष्ठिर तक हुए। अभी 74 वर्ष बता रहा है, वैसे अनुमानित औसत 1200 वर्ष लेकर 3600 वर्ष तो हो ही गए, बिल्कुल ठीक हो गए। अब 74 वर्ष अधिक हुए, क्योंकि ठीक 3600 वर्ष में तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो ऐसा तो संभव नहीं था। तो लेकिन ये माना गया कि महाभारत का एक महान युद्ध ऐतिहासिक घटना हुई, वो एक कह सकते हैं आधार स्तंभ इतिहास के निर्धारण का था। तो वहां से माना गया भाई अब द्वापर समाप्त हो, जहां से एक नवीन युग कली अर्थात गणना का युग आरंभ हुआ, जहां से वर्ष गणना हमारी बिल्कुल व्यवस्थित चलेगी। उसके पहले अनुमानित वर्ष गणना थी, युधिष्ठिर से एक एक वर्ष की सुनिश्चित वर्ष गणना आरंभ हुई, इसलिए उसे कल युग कहा गया। कल का अर्थ गणना करना ही होता है। चलन कलन समाकलन आदि विषय हमारे गणित के विद्यार्थी अभी भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था। तो ये कलन आदि गणना के अर्थ में ही आते हैं, कल धातु है गणना करने के अर्थ में। तो कल संवत अर्थात वहां से एक एक वर्ष एक एक दिन की गणना करने का प्रयास किया गया राजाओं के राज्यकाल का, इसलिए उसे कलयुग कहा गया। इसे इसी रूप में समझें। तो वैवस्वत मन से युधिष्ठिर तक हमने गणना कर ली, 3674 वर्ष हुए, 3674 वर्ष हुए। और इस समय में वैवस्वत मन की पीढ़ियां हुई 98, लगभग 100 राजा मान लें। तो एक राजा का औसत शासनकाल लगभग 36 वर्ष ही आया। और जो बिल्कुल व्यवहारिक है, हम मान सकते हैं उस प्राचीन काल में रोज के संघर्ष तो इस तरह के नहीं थे, आयु की दृष्टि से कुछ न्यूनाधिक रहा होगा। 36 वर्ष का औसत शासनकाल आया है, तो यह भी पूरी तरह व्यवहारिक है, कोई इसे काल्पनिक नहीं कह सकता। लगभग 100 राजाओं का शासनकाल 3674 वर्ष है, तो यह पूरी तरह से व्यवहारिक है। अब युधिष्ठिर से आगे बढ़े तो चर्चा यद्यप हो चुकी है, गौतम बुद्ध तक 1200 वर्ष गौतम बुद्ध 13वीं शताब्दी में हुए। उस समय किसी राजा को तो विशेष रूप से राजाभिषेक का ऐसा नहीं माना गया है, लेकिन गौतम बुद्ध को ही एक युगावतार मान करके मान लिया गया कि 1200 वर्ष युधिष्ठिर के पूर्ण होने पर, जो कहें कि 13वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध का समय है। उनका जन्म और निर्माण दोनों युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी में है, अर्थात 1200 वर्ष तो पूर्ण हो चुके थे। तो मान लिया गया कि यहां से वो युग का विधान भी पूर्ण करें और इसके पश्चात विशुद्ध ऐतिहासिक रूप से काल गणना मिलेगी। वो आपको मिलता है कि इस राजा का राज्यकाल इतने वर्ष इतने मास आदि आपको मिल जाता है। उसके पश्चात अथवा इस वंश में कुल इतने राजा हुए जिनका कुल शासनकाल इतने वर्ष था, ये सारी गणनाएं बहुत स्पष्ट रूप से उसके पश्चात हमको अपने प्राचीन ग्रंथों में मिलने लगती हैं। तो हमने बताया था कि इन 1200 वर्षों में, मतलब युधिष्ठिर से लेकर गौतम बुद्ध के समय तक, इन 1200 वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण राजा गौतम बुद्ध के समकालीन कौशल में प्रसेनजित और ये पांडवों के वंश में उदयन थे, अजात शत्रु मगध में थे, परंतु उनमें से किसी को भी कह सकते हैं उदयन को ही सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समय तक पांडवों का वंश प्रभावशाली रहा। उदयन उस समय सर्वाधिक प्रभावशाली राजा थे और इन्होंने ही संभवतः ये उज्जैन जो कहते हैं उदयनपुरी के नाम से बसाई थी। फिर धीरे धीरे उदयनपुरी थोड़ा अपभ्रंश होकर के उज्जैन कहा जाने लगा, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो युधिष्ठिर के पश्चात बुद्ध तक लगभग 30 राजाओं का राज्यकाल मिलता है। यहां भी
तो वही मान लीजिए कि लगभग 30-32 कहीं कितने अलग अलग राजवंशों में, मगध में इतने हुए, कोशल में इतने हुए, श्रावस्ती में इतने, तो श्रावस्ती, कोशल, मगध 3 प्रमुख राजवंश रहे। तो औसत मान ले 30-32 राजाओं का शासनकाल 1200 वर्षों में निकला। ये भी व्यवहारिक है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आज इतनी बातें हम लोग थोड़ा पहले कर चुके हैं। इसके पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना हमको ये मिलती है कि यावत परीक्षिते जन्म तावत नंदाभिषेचनम, अर्थात परीक्षित के जन्म से नंद के राज्याभिषेक तक। ये श्लोक बहुत ग्रंथों में मिलता है। परीक्षित का जन्म कब हुआ? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब परीक्षित मां के गर्भ में थे। तो स्वाभाविक है परीक्षित का जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अर्थात युधिष्ठिर संवत 1 में जब युधिष्ठिर संवत आरंभ हुआ, या जुगाब ये अपने 17 संवत में कहें तो जो अभी हमने गणना की युधिष्ठिर के शासनकाल की 3674 वर्ष, तो 3674 तो युधिष्ठिर के पूरे शासनकाल को संभवतः इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये परीक्षित का शासनकाल आ जाता है। तो महाभारत युद्ध के समय परीक्षित गर्भ में थे तो उसी वर्ष जन्म हुआ होगा, स्वाभाविक है। तो अर्थात परीक्षित के जन्म से अर्थात महाभारत के युद्ध से दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो वो श्लोक कहता है कि यावत परीक्षिते जन्म तावत नंदाभिषेचनम, अर्थात परीक्षित के जन्म से नंद के राज्याभिषेक तक ये 1500 वर्ष होते हैं। 1500 वर्षों का समय बताया गया। अब इन 1500 वर्षों में अभी ये नंद का राज्याभिषेक हम कर रहे हैं, ये गौतम बुद्ध के कुछ समय पश्चात होंगे। गौतम बुद्ध तो 13वीं शताब्दी में थे, अर्थात 1200 वर्ष पूर्ण होने के कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध का आविर्भाव हो जाता है। नंद का राज्याभिषेक होता है 1500 में। युधिष्ठिर संवत 1500 में नंद का राज्याभिषेक होता है, और नंद का शासनकाल 100 वर्ष है। अब आप कहेंगे नंद का शासनकाल 100 वर्ष है, एक व्यक्ति का नहीं। नंद, महापद्म नंद और उनके पुत्रों का कुल शासनकाल 100 वर्ष है। और यह संभव है महापद्म नंद ने शासन किया होगा और उसके बाद उनके पुत्रों ने शासन किया। अब उनके पुत्र जब कहा जाता है तो इस प्राचीन भाषा में ये भी मान लें, जहां पर पुत्र या वंशज, अपत्य, अब उससे जहां लिखा है वहां किस शब्द का प्रयोग हुआ है ये तो एक अलग शोध का विषय हो सकता है। कुल मिलाकर उनके वंशज तो हो सकता है नंद और उनके पुत्र 2 का शासनकाल मिलाकर ही 100 वर्ष हो, या पुत्र के साथ पौत्र भी कोई हो सकता है। इतना मैं इस समय स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं, हो सकता है किसी विद्वान के पास और प्रामाणिक जानकारी हो। तो कुल मिलाकर नंद और उनके पुत्रों का शासनकाल 100 वर्ष कहा जाता है। तो युधिष्ठिर के पश्चात 1500 वर्षों में तो नंद का अभिषेक हुआ और 100 वर्ष तक नंद वंश का शासन चला। उसके पश्चात नंदों का विनाश करके जो कहिए चाणक्य और चंद्रगुप्त अवतरित हो जाते हैं, जो हमारे लिए चर्चा का एक मुख्य बिंदु है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने 100 वर्ष के नंद शासन काल का, नंद वंश के शासन काल का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त कब हुए? 1600 वर्षों के पश्चात युधिष्ठिर का शासन काल समाप्त होने के या परीक्षित के जन्म से 1600 वर्षों के पश्चात इस 1600 वर्षों के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बनता है। नंद को पराजित करके चाणक्य के नेतृत्व में
ये चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बनता है। ये समय हो गया 1600, महाभारत के पश्चात 1600 वर्ष में। अब इसके पश्चात बहुत कुछ वर्णन आपके पास लिखा हुआ लगभग इतिहासों में स्पष्ट मिल जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि मौर्य वंश के 10 राजाओं ने शासन किया। इनका शासनकाल लगभग 360 वर्ष था। मौर्यों के पश्चात मौर्य वंश के 10 राजाओं ने शासन किया और उसके पश्चात मौर्य वंश के अंतिम राजा वो संभवतः बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ के सेनापति थे शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो इस बृहद्रथ राजा से विद्रोह करके पुष्यमित्र शुंग राजा बन गए, तो शुंग वंश का आरंभ हो गया। ठीक है ना। तो इस शुंग वंश में भी 10 राजा हुए। 10 राजा मौर्य वंश में हुए, इन्होंने लगभग 360 वर्षों का शासन किया है। 10 राजा उसके पश्चात शुंग वंश में हुए, इनका भी कुछ ऐसे ही शासनकाल है जो इस समय हम नहीं स्पष्ट बता पा रहे हैं, परंतु इतिहासों में लिखा हुआ है। उसके पश्चात कण्व वंश आता है। शुंग वंश का अंत करके कण्व वंश में वसुदेव कण्व राजा बने, और इनके वंश में केवल 4 लोग हैं, वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व वंश में ये 4 राजा हुए। इनका कुल शासन काल भी बहुत अधिक नहीं है, संभवतः 45 वर्ष भी कहीं लिखा मिलता है। अर्थात ये चारों राजा हो सकता है भाई ही रहे हों या जो भी हो, शीघ्र ही इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात आंध्र वंश आता है। आंध्र वंश इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण वंश है, ये हमें समझना है। इस क्रम से यदि देखें तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ये 3 राजवंशों का शासनकाल 1600 युधिष्ठिर संवत से लेकर के संख्या यहां पर अभी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, वो पुस्तकें देखनी पड़ेंगी। पुस्तक आप देखिएगा तो हो सकता है वहां मिले, या फिर कहीं और से भी मिल जाएगा आपको। तो इसके पश्चात जो हमारी अपनी प्रामाणिक वंशावली भारतीय संदर्भ में है, तो उसमें यह कहा जाता है कि कण्व वंश के पश्चात आंध्र वंश का शासनकाल आ जाता है। आंध्र वंश की विशेषता इस रूप में माने कि इस वंश का शासनकाल बहुत लंबा चला और 34 राजाओं ने शासन किया। यूं समझिए इतिहास का इतना लंबा राजवंश, या तो मनु का राजवंश है जिसमें 128 राजाओं की सूची हमारे पास है, हमारी इस वैदिक इतिहास पुस्तक में है। अन्य पुस्तकों में 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए हम कह देते हैं लगभग 125 पीढ़ियों का इतिहास, वैवस्वत मन के 125 पीढ़ियों का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। इतना लंबा राजवंश और कोई संभवतः विश्व इतिहास में नहीं होगा, जो मान लीजिए लगभग 5000 वर्षों तक शासन करके। 125 पीढ़ियों ने लगभग 5000 वर्षों तक तो शासन किया। हाँ, ये मत मानिएगा 5000 वर्षों तक ऐसा नहीं कि सारे के सारे चक्रवर्ती सम्राट ही थे। राम का जो प्रताप था उसके पश्चात सूर्यवंश का उतना प्रताप कभी नहीं रहा, लेकिन वंश बना रहा। किसी बड़े राजा के अधीन ही शासक बने रहे, जैसे मगध के ही राजा भारत के सम्राट हो गए, तो उनके अधीन ही वो कौशल देश में, अयोध्या में अपना शासन करते रहे। राजवंश तो बना रहा, भले ही वो स्वतंत्र सम्राट नहीं थे,
किसी चक्रवर्ती सम्राट के अधीन ही थे, परंतु वो वंश चलता रहा। वो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला राजवंश, वैवस्वत मनु का राजवंश लगभग 5000 वर्षों तक अपना अस्तित्व बचाए रख सका, ये भी बड़ी बात है। और इसके पश्चात मुझे लगता है कि 34 राजाओं की सूची जो हमारे इस वैदिक इतिहास पुस्तक में ही है, आंध्र वंश की है। 34 राजा किसी वंश के शासन कर पाए हों, यह भी कहीं और हमारी जानकारी में तो नहीं है। असंभव नहीं है, यहाँ है तो कहीं हो भी सकता है, पर अब तक जितनी जानकारी हम एकत्र कर पाए हैं उनमें 34 राजाओं का राजवंश अपने आप में बहुत बड़ा राजवंश है। और इनका शासन काल भी मान लीजिए 700-800 वर्ष तो कहे ही जा रहे हैं, 800 वर्षों से अधिक संभव था। 34 राजा हैं तो उस पुराने क्रम से देखेंगे तो इन 34 राजाओं में एक युग या लगभग 1200 वर्ष हो जाते हैं। वहां हमने ही देखा है कि एक एक युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में 34 राजाओं में लगभग एक युग अर्थात 1200 वर्षों का समय व्यतीत हुआ है। तो इन 34 राजाओं का समय भी माने 800 के आसपास तो लिखा पढ़ा मिल ही रहा है, अधिकांश लोग मान रहे हैं। तो कह सकते हैं पूरा एक युग लगभग इन लोगों ने भी शासन किया लंबे समय तक। अब आप देखिए ये कुल मिलाकर कहां पहुंच गए। युधिष्ठिर से लेकर और आंध्र वंश का समापन होते होते 2500 वर्षों से अधिक का समय बीत गया। आज यही बात महत्वपूर्ण है, आपको विशेष ध्यान देनी है कि युधिष्ठिर से लेकर और आंध्र वंश का शासन समाप्त होने तक हमारी इस परंपरा काल गणना के अनुसार कि किस वंश के कितने राजाओं ने कितने वर्ष शासन किया, यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 2500 से 2500 वर्ष का समय लगभग हो जाता है। अब ये कैलकुलेशन, ये पूरी गणना मैं आपको स्पष्ट समय नहीं दे पा रहा हूं, थोड़ा सा कार्य करना है, इसका एक पूरा बना करके उसको प्रचारित भी किया जा सकता है। इस पुस्तक में बहुत कुछ है और कुछ और आवश्यक है तो उसे कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर से लेकर आंध्र वंश के समापन तक लगभग 2500 से 3500 वर्ष हो जाते हैं। अब आंध्र वंश का अंतिम राजा पुलोमाध तृतीय करके लिखा है। स्वाभाविक इस नाम के अन्य भी बहुत से राजा हो गए होंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, भानु पुल सातकर्ण द्वितीय, एक एक नाम के कई कई राजा, 34 राजा हैं तो ये भी हो गए। हाँ, इसी क्रम में ध्यान आ गया, आप जान लें राम के पिता दशरथ भी अपने वंश में दशरथ द्वितीय हैं। दशरथ नाम के एक राजा राम के पिता से बहुत पहले भी हो गए, तो इसलिए हमने इस इतिहास में उनको दशरथ द्वितीय लिखा। लंबे लंबे राजवंश में या कालखंड में इस तरह के हो जाते हैं कि एक नाम के दूसरे राजा भी हो जाते हैं। जैसे जिस पृथ्वीराज चौहान की हम लोग बात करते हैं, मोहम्मद गोरी से युद्ध करने वाला, ये पृथ्वीराज तृतीय है। तो पृथ्वीराज नाम के राजा इसी वंश में और हो चुके थे, ये पृथ्वीराज तृतीय था। तो भी हम लोग बात कर रहे थे कि आंध्र वंश का समापन होते होते इनके 34 राजाओं का शासन काल जोड़ते जोड़ते युधिष्ठिर से लेकर 2500 से 3500 वर्ष का लगभग समय आएगा। ठीक संख्या इस समय हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन लगभग इतना आएगा। अब इसके पश्चात इतिहासकारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें शोध करके गणना करके निश्चित की है। युधिष्ठिर के पश्चात 2500-3500 वर्ष जोड़ दें तो हम कहां पहुंच गए। कलियुग की 3000वें वर्ष, 3000 वर्ष पूरे होने पर विक्रमादित्य का जन्म हुआ। ये हमने आपसे बताया था, चर्चा की। जब कलयुग के युगांत के 3000 वर्ष पूरे होते हैं तो सम्राट विक्रमादित्य का जन्म होता है और 3045 में विक्रम संवत आरंभ होता है, जब उनका राज्याभिषेक होता है। 45 वर्ष की आयु में विक्रम का राज्याभिषेक हुआ तो विक्रम संवत आरंभ हुआ।
अर्थात 3000 वर्ष में जन्म या 3045 में राज्याभिषेक हुआ, और हम कह रहे हैं लगभग 2.5 पौने 3000 वर्ष तो आंध्र वंश का समापन होते होते हो गया। तो आंध्र वंश का समापन होने से विक्रमादित्य का राज्याभिषेक होने या विक्रम संवत आरंभ होने में कितने का अंतर पड़ा? लगभग 3 शताब्दी। एक अनुमानित रूप से हम मान लें, जब पूरी संख्या सामने आ जाएगी तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। लगभग 3 शताब्दी विक्रम पूर्व, अर्थात ये वो समय है जब सिकंदर भारत की ओर आया। सिकंदर जब भारत में आया तो उस समय आंध्र वंश का शासन समाप्त हो रहा था। आंध्र वंश का अंतिम राजा राज्य कर रहा होगा, या अंतिम राजा का शासन समाप्त होकर अगला राजवंश सत्ता में आ चुका होगा। अर्थात सिकंदर के आगमन के समय आंध्र वंश का समापन हो रहा है। और आपने देखा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त इससे लगभग 1200 वर्ष पहले हो चुके। चाणक्य और चंद्रगुप्त का समय सिकंदर से 1200 वर्ष पहले है। ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान कर लेनी चाहिए कि जब भारत में चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने सत्ता संभाली, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, उसके 1200 वर्षों के पश्चात सिकंदर भारत आया है। तो सिकंदर या सिकंदर के किसी सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। सिकंदर या उसके सेनापति से चंद्रगुप्त का मिलना ही संभव नहीं है। 1200 वर्षों का अंतर है। कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी। तो सिकंदर और चंद्रगुप्त के आसपास जो लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह भ्रामक इतिहास है और अनावश्यक रूप से आज की परिस्थितियों के अनुसार चाणक्य के नाम से कुछ प्रचारित करना तो एक प्रकार से चाणक्य का अपमान करना है, जो सिकंदर से 1200 वर्ष पहले हुआ। उसने सिकंदर के विषय में कुछ कहा हो, ये कैसे संभव है? तो हमें यह सही इतिहास जानना है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर से 1200 वर्ष पहले हुए। सिकंदर के आने के समय मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, जाने कितने राजा नहीं राजवंश समाप्त हो गए। 34 राजाओं वाला ये आंध्र सातवाहन वंश समाप्त हो गया। तब सिकंदर का भारत आना होता है। 1200 वर्षों का अंतर तो यहाँ पर हमको दिख ही रहा है। जो हमने कहा ये आंध्र सातवाहन वंश, जिसे अभी हमने कहा आंध्र वंश कहा है, उसका 34 राजाओं का शासन काल है। वैसे तो प्राचीन गणना के हिसाब से लगभग 1200 हो सकते थे, लेकिन इनका शासन काल 750-800 वर्ष कहा जा रहा है। तो शेष 300-400 वर्ष ये बाकी जो हैं वो हो गए, जो मौर्यों के पश्चात अन्य राजवंश छोटे छोटे आए, शुंग वंश, कण्व वंश आदि आदि, जिनका शासनकाल बहुत अधिक नहीं है। तो इनको और आंध्रों को मिलाकर लगभग 1200 वर्ष का शासनकाल ये हो गया। तो सिकंदर जिस समय भारत आता है उस समय आंध्र वंश का शासनकाल लगभग समाप्त हो रहा होता है, और आंध्र वंश का उत्तराधिकारी शासक उस समय भारत का मुख्य शासक रहा होगा। और उस समय जो आंध्र वंश का उत्तराधिकारी शासक रहा होगा या आंध्र वंश का अंतिम शासक रहा होगा, यदि सिकंदर की या सिकंदर के किसी उत्तराधिकारी सेनापति की कोई भेंट मिलन हुआ होगा, विवाह संबंध हुआ होगा, तो वो आंध्र वंश के अंतिम राजा हो सकते हैं या आंध्र वंश के उत्तराधिकारी जो राजवंश रहा होगा उसके राजा हो सकते हैं। समय पर्याप्त हो गया है। अब हम यहाँ इसको बस इतनी सी बात से समापन करेंगे, जो शेष होगा उस पर कल चर्चा करेंगे। आंध्र वंश का समापन करने वाला व्यक्ति उनका सेनापति घटोत्कच था। जैसे मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों का अंत करके सत्ता संभाल ली, वैसे ही आंध्र भृत्य कहा गया है। घटोत्कच उनका सेनापति था, उनका सेवक था। उसने उनके अंतिम राजा को मारकर
उससे सत्ता छीन कर कह लीजिए फिर एक नए राजवंश की नींव डालता है, वो है राजा घटोत्कच। अब अब कोई यदि इसको नहीं समझेगा तो बोले घटोत्कच तो भीम का पुत्र था। अरे भाई, भीम के पुत्र का नाम भी घटोत्कच था, लेकिन भीम के 3000 वर्षों के पश्चात घटोत्कच नाम किसी और का भी रखा जा सकता है। तो आंध्र वंश के अंतिम राजा का सेनापति घटोत्कच था। वो एक तरह से राजा की स्थिति में आ चुका था। उसका पुत्र संभवतः श्रीगुप्त था। वो श्रीगुप्त राजा बन चुका था। घटोत्कच ने अपने पुत्र श्रीगुप्त को राजा बना दिया था। अपने स्वामी आंध्र राजा को अंत करके अपने पुत्र श्रीगुप्त का राज्याभिषेक कर दिया, उसे राजा बना दिया। तो वो श्रीगुप्त राजा हो गया और श्रीगुप्त के पश्चात कह लीजिए ये गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है। श्रीगुप्त के पश्चात फिर ये गुप्त वंश दूसरा आ जाता है। इसी में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि अनेक राजा होते हैं। इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की बात को यहाँ विराम दे। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम खम।